हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रिडपाथ कॉमर्स एकेडमी। और आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए तैयार भी होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लास्ट वाले सेशन में हमने क्या क्या किया था। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, राइट। तो वो होमवर्क वाला इलुस्ट्रेशन तो आपने सॉल्व किया ही होगा, ये वाला। और साथ में जो 11 नंबर था ये होमवर्क, और साथ में जो 10 और 12 नंबर के इलुस्ट्रेशंस थे वो भी आई होप आपने लिख के प्रैक्टिस की होगी और इसको समझा होगा कि फोर फीचर कैसे होता है। तो अभी हमको नेक्स्ट ये वीडियो के अंदर क्या देखना है, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स दिखना है कि जो हमने शेयर्स फोरफिट किए थे तो वो फोरफिट किए हुए शेयर्स का आगे री इशू कैसे होता है। और उसके साथ साथ ये री इशू वाला टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको मैं वो जो बचा हुआ पार्ट था थियरी के अंदर, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स वाला, तो वो मेथड्स भी मैं आपको इस वाले सेशन के अंदर ही कवर अप करूँगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर हमारा पूरा जो थियोरेटिकल सिलेबस था, जो भी हमको सीखना था इस चैप्टर के अंदर, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम्स की, उतनी बाकी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ये हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मतलब क्या है, इसमें भी क्या है, इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स है। मतलब ही क्या कि भाई जो शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए थे, जो हमने कैंसिल कर दिए थे, वो शेयर्स अब हम वापस से री इशू कर देंगे दूसरे किसी को, फिर से जनरल पब्लिक को हम उसको री इशू कर देंगे। ठीक है, तो अभी वो री इशू कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या एंट्रीज आएगी वो हमको अभी देखना है। ठीक है, तो अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द डायरेक्टर्स कैन री इशू द forfeited shares either at par, premium or at discount, usually reissued as fully paid and they are issued at a discount. ठीक है, however the amount of discount allowed on reissue should not exceed the amount which has already been received in respect of these shares and on their original issue, and the same should be debited to share forfeiture account. ठीक है, in case of all forfeited shares are reissued, balance of share forfeiture account is transferred to capital reserve account. ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है ये मैं समझा देता हूँ आपको कि समझो कोई फोरफिटेड शेयर है, एक 10 रुपए का शेयर एक फोरफिट हो गया। ठीक है, तो वो 10 में से वो पेड अप कितना था, सिर्फ 7 रुपीज़ था, 7 रुपीज़ ही पेड अप था। ठीक है, तो वो 7 रुपीज़ हमने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वो 10 रुपीज़ का शेयर फिर से हम री इशू कर सकते हैं, बराबर। तो वो री इशू हम कैसे करेंगे अभी उसके अंदर, तो हमको 3 ऑप्शन है। एक तो हम पार पे री इशू कर सकते हैं, या प्रीमियम पे री इशू कर सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। तो अगर पार पे किया तो कितना होगा, वो 10 रुपीज़ वाला शेयर 10 रुपीज़ को इशू होगा। अगर प्रीमियम पे किया तो 10 से ज़्यादा पे होगा, और डिस्काउंट पे किया तो 10 से कम में होगा। बट यूजुअली क्या होता है, जब भी शेयर्स री इशू होते हैं ना, तो वो री इशू होते हैं डिस्काउंट के ऊपर, और एज फुल्ली पेड अप वो री इशू हो जाते हैं। मतलब समझो 10 रुपये का शेयर है, मैंने 8 रुपीज़ में री इशू कर दिया, बट उसको कह दिया कि भाई हाँ मेरे को पूरा पेमेंट इसका मिल गया, मतलब 10 के 10 रुपये मिल गए, मैंने फुल्ली पेड उसको मार्क करके मैंने 8 रुपीज़ में उसको इशू कर दिया। तो वो वाला पार्ट क्या बन जाएगा, हमारा डिस्काउंट पे तो इशू कर रहे हैं पर हम फुल्ली पेड अप दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको पहले वो फोरफिटेड मनी भी है ना हमारे पास वो शेयर का, तो वो फोरफिटेड मनी और फिर ये री इशू वाला मनी, तो हमको दो बार पैसे मिलेंगे ना उस चीज़ के। तो वो हमारे पास, हम तो सरप्लस में रहेंगे, कंपनी कभी भी सरप्लस में ही रहेगी, डिस्काउंट पे भी इशू कर रही है तो भी। पर जो कस्टमर होता है, मतलब जो शेयर होल्डर होता है, उसको वो शेयर डिस्काउंट में मिल जाते हैं। मतलब 10 रुपीज़ वाला शेयर 8 रुपीज़ 7 रुपीज़ में मिल जाता है, इसलिए वो नॉर्मली री इशू जो होता है वो डिस्काउंट पे होता है।
तो अभी कंपनी को जो डिस्काउंट देना है वो कभी भी फोरफिटेड अमाउंट जितना भी होगा वो शेयर का, समझो 7 रुपीज़ फोरफिटेड अमाउंट है, तो उसके ऊपर आप वो डिस्काउंट नहीं दे सकते। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, 10 रुपीज़ में से 7 रुपीज़, 7 के ऊपर आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो री इशू करते हो, ठीक है। और जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप क्या करोगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट करोगे। कौन से टाइम, री इशू करते टाइम, ठीक है। और जो भी बैलेंस बचेगा शेयर फोरफीचर के अंदर आफ्टर री इशूइंग ऑल द शेयर्स, वो जो बैलेंस होगा वो बैलेंस आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। ये कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, तो सबसे पहले हमारा शेयर फोरफीचर जो था वो हमने क्या किया है, जो पेड अप मनी था वो पेड अप मनी हमने जब्त कर लिया है। अभी उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा री इशू वाला कंसेप्ट है, समझो री इशू हमने कितने को किया, 10 रुपीज़ का शेयर 8 रुपीज़ को किया, ठीक है। तो हमारा तो लॉस है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, वो लॉस जो है 2 रुपीज़ का, वो लॉस हम शेयर फोरफीचर अकाउंट में से उसकी भरपाई करेंगे, ठीक है। हमने 2 रुपीज़ उससे भरपाई कर ली, फिर हमारे पास शेयर फोरफीचर के अंदर 5 रुपये बच गए और शेयर तो सारे री इशू हो गए। तो अभी ये अकाउंट का हम क्या करें, इसका बैलेंस तो ऐसे ही दिख रहा है, तो वो शेयर फोरफीचर का बैलेंस हम क्या करते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमारा कंपनी का एक वन काइंड ऑफ प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट हम कहाँ पर लेके जाएंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो ये री इशू के अंदर जो थ्योरी पार्ट था ये मैंने आपको समझाया। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है नीचे, 13 नंबर का इलस्ट्रेशन है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन के अंदर है, कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। ऑल द शेयर्स वेयर री इशूड एट ₹6 पर शेयर फुल्ली पेड, ठीक है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, फोरफीचर वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो फोरफीचर वाली एंट्री के लिए हम लोग अभी इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, फोरफीचर करते वक्त हमारी एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर कैपिटल हम डेबिट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट आ जाएगा। उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड में क्या आता है, 2 क्या आता है, तो एक आता है शेयर फोरफीचर अकाउंट और एक आता है कॉल इन अरियर्स अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई इसके अंदर। हमको कितने शेयर्स के ऊपर करना है, तो हमको 1000 शेयर्स के ऊपर ₹10 ईच के हिसाब से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। तो हम 10,000 यहाँ पर लिख देंगे और इसमें से कॉल इन अरियर्स हमारे कितने, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल है, वो कितने का है, 2 रुपीज़ का। तो 2 × 1000 कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज़ का कॉल इन अरियर्स हो जाएगा। और जो बाकी हमको जो पैसा मिल चुका है बाकी का 8 रुपीज़, तो वो 8 रुपीज़ कहाँ पर चला जाएगा, 8 × 1000 कितना हो जाएगा, 8000 शेयर फोरफीचर के अंदर चला जाएगा। ये हो गई हमारी शेयर फोरफीचर की एंट्री। अब हमने ये 1000 शेयर्स तो फोरफिट कर दिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग फोरफीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी फॉर ₹2 पर शेयर। तो ये हमने फोरफीचर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको क्या करेंगे, री इशू करेंगे। तो अभी री इशू करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारा री इशू कितने पे कर रहे हैं वो देखना है। तो वो अब क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, 6 रुपीज़ फुल्ली पेड के हिसाब से इशू किया है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना, 4 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, बट ये डिस्काउंट है नहीं क्योंकि हमको पहले उस शेयर के 8 रुपीज़ मिल चुके थे। तो वो 8 रुपीज़ हमको मिल चुके थे, तो हमारा तो कोई लॉस नहीं है कंपनी का इसके अंदर, बट वो जो 4 रुपीज़ का एक्चुअल डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हम कहाँ से भरपाई करेंगे, तो शेयर फोरफीचर से भरपाई करेंगे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर एंट्री। सबसे पहले मैं आपको एंट्री समझा देता हूँ कि कैसे करनी है। री इशू जब भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा उस री इशू का। हमने कितने रुपीज़ पे री इशू किया है, 6 रुपीज़ से इशू किया है, री इशू किया है।
तो वो 6 रुपीज़ इंटू 1000 शेयर्स हमारे रीइशू होंगे, तो हमारे बैंक के अंदर कितने आ जाएंगे, रुपीज़ 6000 आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये रीइशू करते वक्त हमने एक्चुअल कितने रुपीज़ वाला शेयर रीइशू किया, 10 रुपीज़ वाला, और उसका फिर कैपिटल कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। बट हमारे पास तो सिर्फ 6000 आए, तो हम कैपिटल में 10,000 कैसे भेजे? तो हम क्या करेंगे, इस वक्त शेयर फॉर फीचर का जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट हम यहाँ पर लेंगे। मतलब हमारा जो घाटा हुआ था 4 रुपीज़ का, वो लॉस हम यहाँ से रिकवर करेंगे। तो वो रिकवर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर शेयर फॉर फीचर अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो वो डेबिट करने के बाद वहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगी, 4000 रुपीज़। कितना, 4 रुपीज़ वाला लॉस इंटू इंटू 1000 शेयर्स, तो वो आ जाएगा 4000। और फिर ये हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैपिटल के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये शेयर कैपिटल के अंदर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000 रुपीज़। आई होप ये वाला समझ गया होगा। और फिर इसको नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रीइशू ऑफ 1000 शेयर्स एट ₹6 पर शेयर इज डन। ठीक है, तो अभी तो हमको बोला था रीइशू तो हो गया, रीइशू के बाद तो आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस बचेगा शेयर फॉर फीचर के अंदर, वो आपको कंपलसरीली कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो फिर यहाँ पर वही एंट्री आती है भाई, शेयर फॉर फीचर में अभी कितना बैलेंस बचा है हमारा। देखो हमने ऊपर फर्स्ट फॉरफिट किए थे, तब हमने कितना बैलेंस क्रेडिट किया था, 8,000 बैलेंस क्रेडिट किया था। बट 8,000 में से हमने 4,000 यूज़ कर लिए रीइशू के अंदर। तो अभी हमारे पास कितने बचे शेयर फॉर फीचर के अंदर, 4,000 रुपीज़ बचे। तो ये 4,000 जो है, ये हमारा प्रॉफिट है एक्चुअली। तो वो प्रॉफिट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 4,000 आ जाएगा, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 4,000 आ जाएगा। और ये जो कैपिटल रिजर्व है, ये बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हेडिंग के अंदर दिखेगा। ठीक है, और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस इतना ही, ये इसमें ज़्यादा नरेशन का सोचना नहीं, ये बैलेंस इस वाले अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया बस। तो ये बेसिक फॉर फीचर की एंट्री थी। आई होप आपको ये वाली समझ गई होगी कि कैसे की है। अभी इसके बाद जो है ना, बस सम्स बचते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बचते हैं 14 से लेकर के 18 नंबर तक। ये वाले प्रॉब्लम्स में से मैं सिर्फ आपको 2 या 3 मैक्सिमम कराऊंगा एक सेशन के अंदर, और बाकी के जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, ये भी करने हैं, ये जो मैं कराऊंगा वो भी आपको लिख के पूरा राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और जो मैं होमवर्क दूंगा वो भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके ही पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये वाला तो हम अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। अभी हम सीधा हमारा जो थ्योरी पार्ट बचा है वो कवर करते हैं। यस, अभी हमारा क्या थ्योरी पार्ट था, ये मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला थ्योरी पार्ट हमारा बाकी था। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं और फिर ये चैप्टर को एंड करते। तो ठीक है, अभी क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमको दिया गया है राइट इशू। ठीक है, तो राइट इशू क्या होता है हमको वो जानना है। तो ये एक क्या है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, राइट्स ऑप्शन बोलते हैं इसको। तो ये कौन कौन दे सकता है, तो प्राइवेट कंपनी भी दे सकती है, पब्लिक कंपनी भी दे सकती है। और इसका जो मीनिंग है, जस्ट एक मिनट, यस, इसका जो मीनिंग है, ये मीनिंग हम अभी पढ़ेंगे। राइट शेयर्स आर इशूड by the company to its existing shareholders, usually at a discounted price. Existing shareholders are given priority or right of purchasing those shares. तो
सिंपल सा मीनिंग है राइट शेयर्स मतलब क्या, भाई मैं कंपनी का पुराना शेयर होल्डर हूँ और कंपनी चाहती है कि आपको ही मैं फिर से शेयर इशू करूँ कि ताकि मैं किसी और शेयर होल्डर्स को या किसी और पर्सन को कंपनी के इक्विटी के अंदर हिस्सा ना दे सकूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कंपनी क्या करती है, 10 रुपये का शेयर समझो 9 रुपीज़ में इशू कर देती है, 8 रुपीज़ में इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर वो क्या हो जाता है, जो शेयर होल्डर होता है उसके लिए ये बन जाता है राइट ऑप्शन। तो उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि भाई मैं एक तो ये शेयर खरीद सकता हूँ या फिर मैं ये शेयर आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। तो ये वाला होता है एक टाइप इशू ऑफ शेयर कैपिटल का, जिसके अंदर राइट इशू इसको बोलते हैं। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी क्या आएगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर राइट इशू आर द सेम एज दोज इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स टू द पब्लिक। हमने अभी जैसे ऑर्डिनरी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए इशू के लिए, आईपीओ के लिए, वही सेम इसके अंदर भी फॉलो होते हैं। इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है ये वाले इसके अंदर राइट इशू के अंदर। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या आता है, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी बोलते हैं इसको। तो नॉर्मली इसको ईसॉप बोला जाता है मार्केट के अंदर। तो ईसॉप अभी कौन कौन कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनीज भी कर सकती है और पब्लिक कंपनीज भी कर सकती है, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, तो दीज शेयर्स आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज एट rate less than the market price. This scheme encourages its employees to acquire ownership in the form of shares. तो ESOP के अंदर ही आपको समझ गया होगा, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम मतलब ही क्या, जो कंपनी के एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज को ही ओनर बना देना, उनको ही शेयर इशू कर देना। मतलब वो क्या बन जाएंगे, कंपनी के एक प्रकार के ओनर बन जाएंगे। तो इससे क्या होता है, फिर कंपनी का और जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनका रिलेशन अच्छा रहता है। तो उस वजह से फिर ये क्या करते हैं, ये वाला भी एक मेथड होता है जिसमें कैपिटल रेज किया जाता है और जो शेयर्स होते हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सैलरी। मतलब सैलरी या फिर वेजेस पे करने की जगह इनको कंपनी के अंदर शेयर्स दिए जाते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर होता है। तो ईसॉप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग वैल्यू इज बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, डेफर्ड एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस एट्सेट्रा आर द न्यू अकाउंट्स ओपन। इसको क्या किया जाता है, ये डिफर्ड एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस नाम का एक अकाउंट बना करके उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, समझो ये एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा शेयर कैपिटल रेज हो गया और हमारा एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी की जगह क्या दिए, कॉम्पनसेशन एक्सपेंस दिए। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कौन कर सकता है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकता है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकता है। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या है, सबसे पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको बता देता हूँ, गिने चुने लोगों को शेयर्स इशू करना, ऑफर पब्लिक ऑफर नहीं देना। मतलब कोई भी आओ शेयर खरीदो ये नहीं चलेगा। इसके अंदर क्या करते हैं, गिने चुने लोग जो होते हैं, समझो 50 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, उतने ही लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अभी इसका मीनिंग इन्होंने क्या दिया है, एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू सिक्योरिटीज टू एनी सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे मैंने बोला, गिने चुने लोगों को शेयर्स इशू किए जाएंगे, यही इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट। और इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगा, दिस ट्रांजेक्शन अवॉइड द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ हैविंग सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक थ्रू सेबी। इससे क्या होता है, हम जो पब्लिक इशू करते हैं वो पब्लिक इशू के अंदर बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो वो टाइम
कम हो जाए, फटाफट से कैपिटल रेज हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसके अंदर इशू कर देते। तो इससे क्या होता है, जो सेबी के अंदर लीगल कंप्लायंस वगैरह जो हमको करना है, वो लीगल कंप्लायंस हमारा बच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। तो वो वाला यहाँ पर मेथड आएगा। और अकाउंटिंग भी इसका सेम ही हो जाएगा जैसे हम पब्लिक इशू के लिए करते हैं। इसके बाद आता है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पब्लिक ऑफर क्या है, तो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द जनरल पब्लिक। मैं मेरे कंपनी का आईपीओ ला रहा हूँ, वो आईपीओ आप सब्सक्राइब करोगे और मुझे उससे पैसे मिलेंगे, आपको उससे शेयर्स मिलेंगे, ये हो गया पब्लिक ऑफर। और जनरली जो ये पब्लिक ऑफर होता है ये आईपीओ के थ्रू और एफपीओ के थ्रू किया जाता है। तो अभी हमारे सिलेबस में तो सिर्फ आईपीओ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द कंपनी कलेक्टेड रिकॉर्डेड एज स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इन द बैलेंस शीट। ये जो भी पब्लिक ऑफर से पैसा जमा होगा ये बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर कैसे दिखेगा, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी नाम से दिखेगा। इसके बाद आता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर अभी कौन कौन इशू कर सकता है, तो इसको प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है। और इसका अभी मीनिंग क्या दिया गया है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, sweat equity shares means such shares issued by company to its directors, employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature, intellectual property rights or value additions by whatever name called। ठीक है, तो सिंपल है, समझो मैं एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ और मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एक मेरा पेटेंट है या मेरा कॉपीराइट है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, वो कंपनी को। या फिर मेरे पास नो हाउ है कि ये प्रोसेस कैसी की जाती है, इसका मुझे पूरा नॉलेज है, तो मैं कंपनी को उसके इनपुट्स दूंगा और कंपनी उसके बदले में मुझे क्या देगी, स्वेट इक्विटी शेयर देगी। तो वो स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर्स को या फिर जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के अंदर, मैनेजर हो गए या फिर स्टाफ हो गया, वो स्टाफ को नॉलेज होगा कि भाई ये ऐसा किया तो इसको हम ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर ऐसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नो हाउ हो गए, या फिर कुछ मतलब इंटेलेक्चुअल उनका प्रॉपर्टी बन गया कि भाई खुद का दिमाग चला के कुछ तो नया इन्होंने प्रोसेस निकाला है, तो वो वाला क्या हो जाएगा, फिर उसके बदले में कंपनी क्या करेगी, उनको शेयर्स इशू करेगी। तो जो वो शेयर्स का जो नाम होगा वो होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इसका भी इन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या दिया है, इफ द कंसिडरेशन इज नॉट बाय द वे ऑफ कैश which does not make that form of asset that can be carried to the balance sheet of the company as per the accounting standards। इसके अंदर अभी हमने एक पॉइंट देखा था देखो कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, तो इसके अंदर वो वाला कंसेप्ट लगभग बैठ जाता है कि भाई एक चीज़ लिया दूसरा चीज़ दिया, तो हमने लिया क्या, उनसे नो हाउ लिया, पेटेंट लिया, तो वो हमारे लिए असेट बन जाएगा और हम क्या करेंगे, उसके बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इसके लिए दिया गया होगा कि इसको ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, तो उस हिसाब से हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके बाद लास्ट वाला आता है बोनस इशू। तो बोनस इशू अभी कौन कौन कर सकता है, तो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। तो बोनस इशू का मतलब क्या है, बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर्स एज फुल्ली पेड अप शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी बहुत सारी कंपनी जो होती है ना वो बोनस इशू कर देती है। समझो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100 शेयर्स है, ठीक है, तो कंपनी के अगर प्रॉफिट्स अच्छे हो गए या उनके पास रिजर्व्स बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने को चाहेंगे। ठीक है, तो वो कैपिटल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको डिविडेंड तो देना नहीं है शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड नहीं देना है तो हम क्या कर देते हैं,
फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देते हैं और जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से हम उसका अमाउंट रिकवर करते हैं। मतलब जो प्रॉफिट वाला अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल के अंदर चला जाएगा और इससे शेयर होल्डर को भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी फ्री वाले शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी का भी शेयर कैपिटल रेज हो जाएगा। तो उस वजह से भी बोनस इशू किया जाता है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अ बोनस इशू इज जस्ट रिकम्पोजिशन ऑफ रिजर्व्स, इट डिक्रीजेस द रिजर्व इन वन हैंड, कॉजेस इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल। मैंने जो कहा था, रिजर्व जो है, प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो कम हो जाएगा और कैपिटल जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। So it is just the amounts are transferred from redemption reserve, capital reserve, security premium to the equity share capital। जो भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा कंपनी के अंदर, समझो फीचर के बाद कैपिटल रिजर्व बन गया, तो वो कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमको मिला था वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ये सब मिला करके हम क्या कर देंगे, इसको शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर जो भी जितना भी शेयर कैपिटल बढ़ा है वो हर एक शेयर होल्डर को हम उसमें से शेयर बांट देंगे। मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा और रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अभी इसका सिर्फ लास्ट वाला जो पार्ट है, यस, अभी इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, मतलब कितने हो गए, यस 5 प्रॉब्लम्स बाकी है। तो वो 5 में से मैं 2 ही लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, वो 2 हम कवर करने के बाद बाकी के 3 आपको होमवर्क में करने हैं। और इसके बाद जो एक्सरसाइज वाला पार्ट बचेगा ना सबसे एंड में, तो वो एक्सरसाइज भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो ये अभी 2 वीडियोज़ आएंगे इसके बाद, तो वो हम कवर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी यहाँ पर मैं एंड करता हूँ इस वाले सेशन को। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ डाउट आया तो पूछो और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा माउथ पब्लिसिटी करके इसको फैला भी दो, ठीक है। मतलब क्या होगा, आपको ही एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के वक्त ये काम आएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।